मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में आयोजित किसान दिवस उस वक्त चर्चा का केंद्र बन गया जब किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के सामने जोरदार तरीके से उठाया। कार्यक्रम में बिजली ट्रांसफार्मर, खेती, चकबंदी, नगर पालिका और सड़कों से जुड़ी समस्याओं को लेकर किसानों ने खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि चकबंदी के बाद भी कई किसानों को उनकी जमीन नहीं मिली है, जिससे वे लगातार परेशान हैं। हालात तब और गंभीर हो गए जब एक किसान ने अधिकारियों से आत्महत्या करने की अनुमति तक मांग ली, जिससे माहौल भावुक और तनावपूर्ण हो गया। किसान नेता नवीन राठी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो किसी भी अधिकारी को उनके कार्यालय में बैठने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भूमि महेंद्र सिंह टिकैत की है और यहाँ किसानों का सम्मान सर्वोपरि है, इसलिए किसी भी तरह की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं एडीएम प्रशासन संजय सिंह ने स्थिति को संभालते हुए आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और जल्द ही उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। देखो, समस्याएं तो जो भी है हर बार रहती है, लेकिन अब एक जो गंभीर समस्या किसान दिवस में आई, लछड़े के किसान उनकी 2021 में चकबंदी हुई थी और 2026 चल रहा है। 5 साल से उनकी अब तक जमीन नहीं मिल पाई। 10 बीघा जमीन उनकी जो नहीं दी गई, तो मैं आज यहाँ से आत्महत्या की परमिशन लेना है। तो मैं किसान, इतना बुरा हाल यहाँ से। हमने कहा अधिकारियों को 5 दिन का हमने टाइम दिया था, लेकिन एडीएम साहब ने 2 दिन और वो किया कि भाई 2 दिन मेरे कान से बढ़ा दो। तो 7 दिन के अंदर उनकी पैमाइश होगी, उनकी जमीन नहीं मिलती। तो हमने यहाँ बता दिया कोई भी अधिकारी अपने ऑफिस कार्यालय में नहीं बैठ पाओगे। नहीं होगा तो कोई भी अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं बैठ पाएंगे। जो एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं एसीओ का, एसी में बैठते हैं यहाँ किसान आत्महत्या की परमिशन लेता। फिर जिला बाबा टिकैत का जिला चौधरी राकेश टिकैत जी, चौधरी नरेश टिकैत जी गृह जनपद है। अगर इसमें भी किसान परेशान होगा तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं। यहाँ से नहीं कुछ समाधान भी होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसा होता है कि बार बार दी जाती है, उनका समाधान नहीं हो पाता। ऐसी भी कुछ समस्याएं हैं, उसे भी बताया दिया। हाँ, उसको भी लगे कि भाई बाहर का नंबर देख के एकदम गाड़ी रोकते हैं। भाई बाहर के नंबर की गाड़ी हमारे जिले में भी तो बहुत है। यहाँ के जिले के नागरिक जो हैं उनको उत्तराखंड से, हरिद्वार से लेते हैं, रुड़की से, दूसरे जिलों के नंबर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ तो मुजफ्फरनगर के आने वाले। तो उन पर ऐसा ना टूट के पड़ो कि भाई कोई आतंकवादी जिले में घुस गया हो। सही राह का काम कर लो अधिकारी, इस तरह काम किया करो। हर महीने के तीसरे बुधवार को किसान समाधान दिवस का आयोजन होता है, जिसमें पूरे जनपद के किसान बंधु और किसान संगठन के लोग आते हैं। आज भी सब लोग आए थे। उनके द्वारा चकबंदी की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया, बिजली की समस्या को उठाया गया, सड़कों की समस्या को उठाया गया, नगर पालिका की समस्या को उठाया गया और पीडब्ल्यूडी की समस्या को उठाया गया। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की चकबंदी की समस्याओं को बड़ी प्रमुखता के साथ पूर्व बालियान गांव का मुद्दा और अन्य मुद्दे उठाए गए। हाँ, तो उनका समाधान 1 सप्ताह के भीतर कराए जाने का मतलब निर्देश दिया गया है और चकबंदी के जो एसओसी साहब हैं उन्होंने 1 सप्ताह का समय लिया, इसके भीतर समाधान करा देंगे। हाँ, इसकी भी जांच कहा गया है कि सबूत ले आएंगे तो निश्चित तौर पे साक्ष्य के आधार पे कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर में स्कूल चलो अभियान को गति देने के लिए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल खुद मैदान में नजर आए। रुड़की रोड स्थित झुग्गी झोपड़ी बस्ती में पहुंचकर उन्होंने शिक्षा विभाग की टीम के साथ अभिभावकों और बच्चों से सीधा संवाद किया और शिक्षा के महत्व को समझाते हुए सभी से अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की। दरअसल हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर यहां आए मंत्री को यह जानकारी मिली थी कि दूरी और संसाधनों की कमी के कारण कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने दोबारा बस्ती में पहुंचकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और इसे किसी भी परिस्थिति में छीनने नहीं दिया जाएगा। साथ ही बाबा साहब के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में बदलाव और प्रगति का रास्ता शिक्षा से ही होकर गुजरता है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंच आसान बनाने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी और उन्हें बैग, ड्रेस, किताबें सहित सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से बस्ती के परिवारों में एक नई उम्मीद जगी है कि अब उनके बच्चों का भविष्य शिक्षा के माध्यम से उज्जवल हो सकेगा।
मुजफ्फरनगर में आज क्रांति सेना महिला मोर्चा और संगठन की विभिन्न इकाइयों ने महंगाई के मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि वर्तमान समय में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि खाने पीने की वस्तुएं, सब्जियां, दाल, तेल, दूध, पेट्रोल, डीजल, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम और मध्यम वर्ग की स्थिति बेहद खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर आम आदमी का मासिक खर्च 30 से 50% तक बढ़ गया है, वहीं आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे परिवारों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं ने सरकार से मांग की कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण किया जाए, पेट्रोल, डीजल और गैस पर टैक्स कम किया जाए, कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई हो तथा किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जाए। साथ ही छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को राहत देने की भी मांग उठाई गई। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज हमने बढ़ती हुई महंगाई के लिए डीएम साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं। डीएम साहब के माध्यम से भारत सरकार को ये ज्ञापन है। देखिए, स्कूलों में जो है फीस वृद्धि हो रही है, स्कूलों की मनमानी चल रही है कि जहाँ से वो बच्चे का एडमिशन, अगर पहली क्लास से बच्चा पास हुआ है तो दूसरी क्लास में भी एडमिशन भी फीस ले जा रही है। बहुत ही गलत है। बढ़ती हुई महंगाई, एलपीजी गैस सिलेंडर, दालें, आटा, चावल और यहाँ तक कि हर चीज बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, तेल बढ़ रहा है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसी एक कानून एक गठित होनी चाहिए इनकी जो इस महंगाई को रोक सके। तो आज हम डीएम साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई अगर हमारे गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे स्कूलों में। स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है वो तुरंत ही बंद होनी चाहिए। अगर बंद नहीं होगी तो महिला मोर्चा क्रांति सेना और क्रांति सेना की सभी इकाइयां धरना प्रदर्शन करके स्कूलों को बंद करवा देंगी। मुजफ्फरनगर में एक दलित परिवार पर कथित तौर पर हुए जानलेवा हमले का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित किरणपाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार 19 मार्च 2026 को मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने अपने साथ कई लोगों को लेकर परिवार पर लाठी डंडों और ईंटों से हमला कर दिया, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खास तौर पर सत्यम नामक युवक को गंभीर चोटें आईं, जिसके सिर पर गहरी चोट लगी और पैर में फ्रैक्चर होने के कारण सर्जरी कर रॉड डालनी पड़ी। पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद भी आरोपी लगातार जान से मारने और घर छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे परिवार भय के साये में जी रहा है। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। मामले है जी सारा, वहाँ ताऊ जी मेरे दुकान पर गए थे परचूने की, तो उन्होंने कह दिया कि भाई दुकान तो बंद हो रही थी। कोई भी कह सका है बात, तो मोहल्ले में लाले की बहू की तबीयत खराब चल रही बेचारे की, इसी मारो कह दिया। तो एकदम से मैं क्या कहता है ना ताऊ जी, वक्त तो बताओगा का मैं चमार के हिसाब में रही ज़्यादा उछला नाम ठाकुर है, गिरवान पकड़ कर मारने लगे जी। फिर मार के जैसे हम इनके साथ रिपोर्ट लिखवाना है, ये 2-3 जने घर थे, तो 20-25 उन्होंने लड़के भेज के मोहल्ले वाले ने 2-3 ने टंडे दिए, और एक उस पर पहले भी गैंगस्टर लगी हुई, वो आदमी ने कहता है ना ताऊ जी को अभी तुझे 10 मिनट में पता लग जाओ कौन है कौन नहीं। फिर जैसे वहाँ गए, हम चौके में से गए, तो एकदम पैर में रोड राड पड़ी, मेरे बजाया मेरे पे बहुत बुरी तरह, बंदूक लेते में उन्होंने कट दी नहीं। वहाँ कैमरे लग रहे थे हमारे, वहाँ कभी वीडियो में आ जा ईट मारी जी पैर में, ऐसे थी जी 20-25 जने। हाँ जी, मैं डले, मैं नेशनल प्लेयर हूँ जी, मैं 5-10 किलोमीटर। हाँ जी, मैं रेलवे का फिजिकल था जी, ट्रायल था अब जा। तो अब मैंने उनका कहना ही होता तुम रेलवे रूल में भर्ती नहीं हो, तुम बस यही लो इसी में था, हमारे सब पन्ने जाने के। कुछ रंजिश नहीं आती जी पहली, बस उनका यो है। अब मैंने कहना चाह रहे बस आप अपना मकान बेचो, पैसे ले और यहाँ से जाओ और फैसला करो। वो बना रही जी पूरा, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब जो एसपी ऑफिस में अब इन्होंने फ़ोन करा, एक उसमें से पुलिस वाला सीओ ऑफिस में ही रहा है, वो उनकी बिरादरी का है, ठाड़ा सा उसका नाम तो मुझे पता नहीं जी, वो है। तो उसमें नु क्या वो कुछ नहीं होना का, उनकी बिरादरी का नुका कोई नहीं, बाहर से बाहर छुट जाएगा। उन्हें ले गया एसपी ऑफिस में भी, ये पोत वाली थाने का मामला जी। हम तो कार्रवाई चाह रहे जी, बस सुनवाई होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह के बाद एक युवती ने अपनी ही परिवार से जान का खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक न्याजूपुरा निवासी 21 वर्षीय आरजू ने अपनी इच्छा से यश नामक युवक के साथ प्रेम विवाह किया, जिसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर इलाके में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और सामाजिक बंधनों को दरकिनार करते हुए उन्होंने साथ जीवन बिताने का फैसला लिया। इस विवाह को कुछ लोग हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के रूप में देख रहे हैं,
लेकिन दूसरी ओर परिवार की नाराजगी के चलते मामला अब गंभीर हो गया है। युवती का आरोप है कि उसकी मां, भाई और अन्य परिजनों से उसे जान का खतरा है, जिसके चलते वह अपने पति के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और लिखित शिकायत देकर सुरक्षा की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेम विवाह और पारिवारिक टकराव के बीच संतुलन की बड़ी चुनौती को दर्शाता है, जहां प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। आरजू 21 साल जी, शादी का ही मामला है। मैं इनकी सुरक्षा के लिए आई थी यहाँ पे। जी, मेरी फैमिली इनको धमकी दिए जा रही। अंकल है हमारे, वे उनके प्रोटेक्शन के लिए आई मैं यहाँ पे। जी जी, यश कुमार जी। वैसे तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही इस धर्म में आके। काफ़ी इज्जत है इसमें, लड़की की बहुत ज़्यादा इज्जत है। इस वजह से मैंने धर्म परिवर्तन किया इनके लिए। जी, सब हो गया जी। यही कि इनकी सुरक्षा के लिए ली, इनकी सुरक्षा करी जाए, इन्हें कभी कुछ ना हो जी, इसी बात की गई। राहुल जी जी, वो इनके धमकी दिए जा रहे हैं। मेरे पापा का नाम है रमजानी। कहाँ के रहने वाले? ये बसेड़े के। और आप लोग कहाँ? अब नियाजुपुर में है। यही कि मतलब अब हम अपनी मर्ज़ी से हूँ मैं इनके साथ, और इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे आई हूँ। इनकी प्रोटेक्शन चाहिए जी। एक अंकल है, वो इनका धमकी दिया जा रही है कि पित्तल उतार देंगे। इसी वजह से इनकी सुरक्षा चाहिए, इनके घर वालों की। जी जी, इलाहाबाद जी। लाइफ टाइम प्रोटेक्शन मिल गया उसमें तो जी, इन्होंने दे दी है सब। अब कोई दिक्कत नहीं। यही क्या, घर से दूर रहो अभी कुछ दिन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आज वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के अवसर पर भस्म आरती के दौरान आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के सुबह हुई इस विशेष आरती में हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भस्म आरती के दौरान भगवान शिव के रूप में विराजमान बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें विशेष रूप से ड्राई फ्रूट्स का उपयोग कर उन्हें आकर्षक स्वरूप दिया गया। बाबा के इस दिव्य रूप के दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से ही लंबी कतारों में खड़े नजर आए। प्रशासन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गयीं, जिससे श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन कराए जा सकें। उज्जैन में यह भस्म आरती न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव भी बनती जा रही है। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर क्षेत्र में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की खबर सामने आई। इस ऐतिहासिक पल को लेकर उनके परिवार में जश्न का माहौल बन गया है। सम्राट चौधरी के बड़े भाई देवनंदन चौधरी ने इस उपलब्धि को पूरे समाज के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह उनके पिता का सपना था, जो आज साकार हो गया है। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए इस पल को होली और दीपावली एक साथ मनाए जाने जैसा बताया। वहीं उनकी भतीजी कंचन कुमारी ने भी उन्हें बधाई देते हुए अपनी खुशी साझा की। लखनपुर स्थित उनके आवास पर परिजनों और समर्थकों ने रंग गुलाल लगाकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस खास मौके को यादगार बना दिया। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल है और लोग इसे बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है कि इस मुंगेर का विकास पूरे बिहार का विकास होगा? पूरे बिहार का विकास होगा। मुंगेर तारापुर के साथ पूरे बिहार का विकास होगा। बधाई देंगे, मुख्यमंत्री बन गए। पता चला कैसा फीलिंग हुआ? अच्छा लग रहा है कि हमारे चाचा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके चाचा अभी क्या यहाँ पे चल रहा है? यहाँ पे होली चल रहा है, दिवाली चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा? क्या कहना है, इसमें सोचने वाली बात है। आप तो खुद ब खुद जान रहे हैं। आज तो ऐसा है कि आपका होली और दिवाली एक साथ मन रहा है। सम्राट जी के घर पे क्या चल रहा है? आप तो देख ही रहे हैं क्या क्या जबरदस्त में चल रहा है। क्या लगता है जो बाबू है ये दूसरे मुख्यमंत्री मुंगेर से निकले? एकदम ठीक ठाक लग रहा है। बहुत साल से इंतजार में था हम लोगों का कि कोई तारापुर का बने, कोई उनके पिताजी एकदम उनका सपना था। अभी नोएडा की जो
बातचीत थी, उससे कोई हल नहीं निकला। सुना ये है कि नोएडा में बड़े पैमाने पे अन्याय होने जा रहा है मजदूरों के खिलाफ। अगर अन्याय मजदूरों पर होगा और व्हाट्सएप पे क्या चला है, तो धीरे धीरे ये सरकार अगर जन भावना को दबाएगी तो वो कहीं तो अपनी बात रखेंगे। इस तरह का विवाद न बढ़े जो नोएडा में हुआ या जो लखनऊ में हो रहा है राजधानी में, ये तभी हुआ होगा जब कहीं किसी ने अपमान का व्यवहार किया होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सम्मान के साथ और एक दूसरे के प्रति इस तरह की खाई पैदा ना हो। जो कुछ घटना हुई है उसकी जिम्मेदार सरकार है। अरे मुख्यमंत्री जी को तो नियम कानून पता ही नहीं है। अगर नियम कानून पता होते, कोर्ट ने क्या बताया, लेबर लॉ क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेबर को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, अगर उनका पालन किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। और महंगाई अगर बढ़ेगी और जनजीवन प्रभावित होगा तो आवाज़ तो उठाएंगे, और आवाज़ के लिए बातचीत का रास्ता है, संवाद का रास्ता तो हमेशा खुला रहना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ये कोई नक्सली या इस तरह की कोई साजिश षड्यंत्र बड़ी नहीं है, ये सरकार का फेलियर है। सरकार का फेलियर जो है वो अपना थोपना चाहते हैं दूसरों पे। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंस पूरी फेलियर थी उनकी। Yeah, we are all pleased with the darshan of Lord Rama in Ayodhya. There is a lot of sentimental attachment between Karnataka and Ayodhya because Rama hails from Ayodhya, Hanumanta hails from Karnataka. So that is a sentimental attachment, and it is an occasion for us to see Lord Rama in Ayodhya and have his blessings. Yeah, it is a unique temple. It is a unique temple, and we are all pleased with it. Unique architecture, unique monumental structure is there.